हेलो एवरीवन। आज अपन लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट एनसीईआरटी चालू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है 1.1 और आज उसी का शुभारंभ अपन लोग करेंगे। अपन का इस पूरी सीरीज का पर्पस यही है कि अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से एनसीईआरटी को डिस्कस कर सकें इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कम टाइम लेते हुए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस क्या है ये समझ लीजिए। पर्पस ये है कि आप पहचान पाओ कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट के अंतर्गत आता है या कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो जहां तक रही सेट की बात, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे जब भी कोई भी स्टेटमेंट रीड करें तो सबसे पहले ये देखें जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जनरलाइज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये बात तो क्लियर कट है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, है ना। ये तुम भी मानते होगे, हम भी मानते हैं, तो है ही भाई, ये तो ट्रू है। पर यहाँ पे जो कलेक्शन की बात की जा रही है वो मंथ की कलेक्शन की बात नहीं की जा रही है, वो उन मंथ के कलेक्शन की बात की जा रही है जो शुरुआत जिनकी किससे होती है? जे से। अब जे से चालू होने वाले मंथ कौन कौन से हैं? लगा लो हिसाब। शुरुआत में ही हो जाती है, जनवरी पहला हो गया, फरवरी मार्च ये सब नहीं आएंगे, अप्रैल भी नहीं आएगा, मई भी नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। तो बेसिकली इस सेट में जो मंथ आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे? ये तो आपका क्या हो गया, सेट तो हो ही गया, पर इसमें जो आएगा वो कौन कौन आएगा? जनवरी आएगा, जून आएगा और जुलाई आएगा। और ये सबका आंसर होगा। मैंने भी यही 3 महीने निकाले होंगे, आपने भी यही 3 महीने निकाले हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आया ये क्या है? वेल डिफाइंड है। हमें वो महीने बताने हैं जिनकी शुरुआती लेटर क्या है? जे है। आगे बात समझ में? तो पहला वाला जो पॉइंट है ये सेट कहलाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। यार देखो, ये टैलेंट शब्द जो है ना ये अपने आप में बहुत विवादित सा हो जाता है। टैलेंट हर व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है ना। तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इस हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए कि भैया तुम्हारे 10 फेवरेट राइटर कौन कौन से हैं, और आपके पिताजी से पूछा जाए भैया कि आपके पिताजी के 10 फेवरेट कौन कौन से, तो वो अपने एरा के 10 तो निकाल लेंगे, आप अपने 10 निकाल लेंगे। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी 10 राइटर की वो मैच तो नहीं खाने वाली है यार। कुछ एक आध कॉमन फंस जाए तो बात अलग है। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टैलेंट ऑफ राइटर है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे हिसाब से टैलेंटेड राइटर की क्या डेफिनेशन है और तुम्हारे पिताजी के हिसाब से टैलेंटेड राइटर की क्या डेफिनेशन है, या तुम्हारे दोस्त के हिसाब से क्या है। तो कहने का मतलब ये पर्सन टू पर्सन ये डेफिनेशन चेंज कर रही है। जब डेफिनेशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज करेगी तब वो जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इट इज नॉट अ सेट। इसका आंसर क्या होगा? इट इज नॉट अ सेट। इसी तरीके से मैं थर्ड पॉइंट पे आऊं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी अपन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इस बात को, क्योंकि मेरे समय में मैंने क्रिकेट कब देखा है? 90s में देखा है, 2010 तक देखा है, और आप लोग अभी क्रिकेट देखना ज्यादा चालू किया। अब मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मुझे तो कई प्लेयरों के भी नाम नहीं पता होंगे। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो तुम्हारे जो 11 बेस्ट प्लेयर होंगे वो हो सकता है मेरे बेस्ट ना हो, मेरे बेस्ट मेरे वाले होंगे जिनके साथ मैंने अपने बचपन में देखा है जिनको। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट तुम्हारे हिसाब से 11 बेस्ट तुम्हारे हैं, मेरे हिसाब से 11 बेस्ट मेरे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 11 बेस्ट प्लेयर हैं, तुम्हारे बेस्ट की डेफिनेशन अलग है, मेरे बेस्ट की डेफिनेशन अलग हो गई यार। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स जो बनेगा ना, ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इट इज नॉट अ सेट।
इट इज नॉट अ सेट। उसके बाद आता है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। अब थोड़ा इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आपकी क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। मान लीजिए प्यून आया और बोला कि क्लास 11 के सभी बॉयज को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब जो बच्चे बाहर उठ के आएंगे, ऑब्वियसली बात है, वो क्या होंगे? बॉयज ही होंगे यार, है ना। तो ये क्या हो गया? बॉयज और गर्ल्स दो ही सेगमेंट है मौजूद अगर क्लास में, तो अपन क्या बोलेंगे भाई? बॉयज आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सिंपली आइडेंटिफाई कर लोगे, तो ऑब्वियसली इट इज अ सेट। इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं बेटा, इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय ऑफ अ क्लास इज अ सेट। ठीक है। जैसे नॉर्मली बोला भी जाता है कि यार पिकनिक में जब जाओ तो सभी ग्रुप ऑफ ऑल बॉयज एक साथ खड़े हो जाएं, ग्रुप ऑफ ऑल गर्ल्स एक साथ खड़े हो जाए, तो ये क्या हो गया? एक सेट बन गया, बॉयज का सेट, ये गर्ल्स का सेट बन जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो इसके बाद ये वाला पकड़ो, फिफ्थ पॉइंट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। पहली बात, नेचुरल नंबर ही सेट है। नेचुरल नंबर ही सेट है। क्या होता है नेचुरल नंबर? कहां से चालू होता है भैया? 1 2 3 4 5 6 अप टू पूरे पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमको पूरे नहीं लेना है, लेस देन 100 लेना है। तो भाई जब नेचुरल नंबर ही सेट है तो 100 से नीचे तक के भी सेट ही कहलाएंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा भैया? इट इज अ सेट। अब मैं तुमसे बोलूं 100 के नीचे तक के सभी नेचुरल नंबर ढूंढूं, और आपके दोस्त से भी बोलूं कि यार आप भी 100 के नीचे तक के सभी नेचुरल नंबर लेके आओ मेरे पास, जब आप सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखोगे तो हर एक एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। जो तुम्हारे सेट में होगा वो दूसरे के सेट में भी लाई करेगा। आगे बात समझे। जब हर बंदे की हर एक बंदे की एलिमेंट को लेके डेफिनेशन सेम आ जाए, तभी अपन कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सेट डिफाइन है। ठीक है। वो एलिमेंट, वो ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? डिफाइन है। ठीक है। इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल बोला जाता तो एक जनरल फॉर्म हो जाता, पर यहाँ पे हम उन्हीं नॉवेल्स की बात कर रहे हैं जिसे किसने लिखा है? श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। तो भैया जब मुंशी प्रेमचंद जी ने, ऐसा तो नहीं है 100-200 करोड़ लिख दी हो, अगर वो भी लिखी होगी तो वो भी आप आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने भी जितनी भी लिखी होंगी वो फाइनाइट होंगी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा? इट इज अ सेट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऐसा फील आए कि ये तो जनरल है, ये तो कोई भी, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, तो वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। पर जब किसी स्टेटमेंट को बोलने के बाद आपको समझ में आए यार ये तो कुछ स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट सभी के लिए कॉमन हो जाए, मतलब तुम्हारे लिए भी यही सोच रहे होगे, ये एक्स भी यही सोच रहा, वाई भी यही सोच रहा, जेड भी यही सोच रहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब वो सेट कहला जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है, सभी इवन इंटीजर्स ये भी सेट कहलाएंगे, है ना। इट इज अ सेट। पर इसमें क्या है बेटा? इसके केस में क्या है? कितने इवन इंटीजर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना इस सेट में, बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये बताना होगा। अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इसमें थोड़ा आप सोचिए, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर क्या होगा? क्या दिमाग में आ रहा है? ये भी क्या होगा? जैसे कि मान लो इस चैप्टर में लगभग है 20 क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो भैया वो पूरे 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। इट इज अ सेट। अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये देखो, जैसे टैलेंटेड शब्द क्या है? जनरल है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग। डेंजरस भी क्या हो गया? जनरल। अब किसी व्यक्ति को छिपकली से ज्यादा डर लगता है, किसी व्यक्ति को कॉकरोच से ज्यादा डर लगता है, तो हर व्यक्ति के डर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जानवर से डर लग सकता है, किसी को मच्छर से ज्यादा लग सकता है। तो भैया डेंजरस एनिमल क्या है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तुमको किसी और चीज से डर लगता है, मेरे को किसी और चीज से डर लगता है भाई, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। इट इज नॉट आ सेट। तो मेरे हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।